स्वागत है ब्रेक के बाद। तो प्रदेश में जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा रोज एक नया मोड़ ले रही है। तरह तरह की बयानबाजियां हो रही है उत्तर प्रदेश में पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के विरोध में, और बीजेपी से निलंबित नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर कई जिलों में हिंसा भड़की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर शांति प्रदर्शन बताया। और हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। जी धन्यवाद। दिनेश जी, जिस तरह से प्रदेश में हिंसा भड़की, जो कार्रवाई हो रही है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, उसका विरोध भी किया जा रहा है। अखिलेश यादव बार बार ट्वीट करके विरोध कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि पिटाई दंगाइयों और पत्थरबाजों की होती है और दर्द अखिलेश यादव को। देखिए, बड़ा विचित्र सा लगता है कि हिंसा फैलाने वाले व्यक्ति को कोई शांति प्रिय कहे। अगर पत्थरबाजी, पुलिस पर आक्रमण करना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, निरीह लोगों के ऊपर एक आपराधिक कृत्य करना, अगर ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले हैं तो फिर अशांति पैदा करने वाले कौन लोग होते हैं, इसको भी साथ में ट्वीट में परिभाषित कर देना चाहिए। और अगर ऐसा कोई राजनेता नहीं करता तो मैं कहूंगा कि राजनीति हो सकती है, राजनीति इश्यूज पे होनी चाहिए। राजनीति केवल लोगों की मनोभावनाओं को भड़का के और एक वर्ग को दूसरे वर्ग के प्रति उत्तेजित करके, ये इस प्रकार की राजनीति का उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। और पिछले चुनावों में लोगों ने इसका परिणाम भी देखा है। मैं समझता हूँ विपक्ष ने इससे सबक नहीं लिया है और बार बार वही रिहर्सल कर रहे हैं, बार बार उसी चीज को दोहराकर एक प्रकार से जो अराजकता पैदा करने वाले तत्व हैं, वो न हिंदू होते हैं, न मुसलमान होते हैं, न कोई और होते हैं, लेकिन जो अराजकता और उत्तेजना पैदा करते हैं उनको किसी प्रकार का शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वाला तत्व नहीं कहा जा सकता। जो धाराएं प्रदत्त हैं कानून के अंतर्गत, उसमें ये कार्रवाई हुई है। और आप जानते हैं कि विकास प्राधिकरण को भी इस प्रकार से अधिकार दिए गए हैं कि अगर कोई अतिक्रमण हो या कोई अवैध निर्माण हो या सरकारी संपत्ति पर कोई निर्माण हो तो उसको गिराने का अधिकार पूरी तरीके से प्राधिकरण को होता है। बिल्कुल। जो नियम सर, आपने प्राधिकरण का जिक्र किया है, एक और बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। 6 अधिवक्ताओं ने पत्र याचिका दाखिल की है और इसमें यह कहा गया है कि जावेद पम का जो घर तोड़ा गया है वो घर जावेद पम की पत्नी के नाम पर था। तो इस तरह की कार्रवाई क्यों की गई? और ये भी सवाल उठाए जा रहे कार्यशैली पर कि जांच पड़ताल ठीक तरीके से नहीं की जा रही है और यूं ही बुलडोजर चला दिया जा रहा है। देखिए, जहां तक न्यायालय की बात कोई होगी तो न्यायालय का जवाब न्यायालय में ही लोग दे सकते हैं, लेकिन जहां तक तथ्यों के आधार पर कार्रवाई का प्रश्न है कि एक व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार का जो कृत्य किया गया है, तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 के जो प्रावधान है उसमें बुलडोजर चलाने का अधिकार मैं समझता हूँ कि प्रदत्त है अतिक्रमण गिराने का। और उसी एक्ट की धारा जो 27 है उसके अंतर्गत भवन को गिराने का आदेश चाहे किसी के नाम हो, अगर अतिक्रमण है और अगर अवैध बना है तो उसको गिराने का अधिकार जो एक्ट की धारा 27 है उसके अंतर्गत दिया जाता है। और मैं इस बात को ये भी कहूंगा कि एक्ट के अनुसार जहां कोई विकास महायोजना या आंचलिक विकास योजना के उल्लंघन में या एक्ट की धारा 14 में जो निर्दिष्ट अनुमति है और उनमें स्वीकृत के बिना जो अगर भवन बनाया जाता है तो भवन स्वामी का जो अतिक्रमण है उसको ध्वस्त करने का और हटाने का अधिकार प्राधिकरण के पास में होता है। इसलिए किसके नाम है किसके नाम नहीं ये महत्वपूर्ण नहीं है, अवैध बना है ये ज्यादा महत्वपूर्ण लेकिन है। जिस तरह से बना है तो उसको ध्वस्त करने का अधिकार सरकार के पास में मौजूद है। बिल्कुल सर, जो एक सवाल और सर, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने सत्ता में दोबारा आने से पहले भी ये बात कही थी कि जो भी उपद्रवी होंगे उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और घर पर बुलडोजर चलेगा, इस बयान को लेकर ये जो अभी कार्रवाई की जा रही है इससे जोड़कर देखा जा रहा है कि जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यशैली अपनी अपनाई हुई है दंगाइयों को सबक सिखाने की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो बहुसंख्यक समाज के कुछ लोगों के मकानों पर भी बुलडोजर चला है। ऐसा थोड़ी है
ये जाति और धर्म देखकर बुलडोजर काम नहीं कर रहा है। काम आपराधिक कृत्य करने वालों को और उनको प्रोत्साहित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ये प्रावधान सरकार ने किया है। इसमें पक्षपात कहाँ से आता है? कानून की प्रदत्त धाराओं का प्रयोग सरकार करती है, जो भारत के संविधान ने उसे प्रदान किया है सरकार को। पिछली सरकार नैतिकता के अभाव में उनका प्रयोग नहीं कर पाती थी। अब एक्शन का रिएक्शन जो है वो सरकार जब कर रही है, तो सरकार के जो अगर अराजक तत्व एक्शन करता है तो सरकार जो है वो रिएक्शन करती है कानून के प्रदत्त धाराओं के अंतर्गत। तो इसमें दर्द काहे का? इनको शांत कह के मैं समझता हूं कि एक हास्यास्पद स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, तस्वीरें भी सभी के सामने रही कि ये शांतिप्रिय प्रदर्शन था या फिर हिंसात्मक रूप देने की पूरी कोशिश की गई थी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। और उत्तर प्रदेश के कारागार व होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति बीते दिन मेरठ पहुंचे। प्रजापति समाज के द्वारा आयोजित किए गए भव्य सम्मान समारोह में धर्मवीर प्रजापति पहुंचे। मंत्री बनने के बाद पहली बार मेरठ पहुंचे धर्मवीर प्रजापति। मन पर कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति का जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद वो मेरठ के दिल्ली रोड स्थित विनस गार्डन में भव्य सम्मान समारोह कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि कैदियों को एक जिला एक उद्योग के अंतर्गत प्रशिक्षित कर उन्हें हुनरमंद बनाया जाएगा। सजा पूरी करने के बाद ये कैदी समाज में खुल मिलकर एक नई मिसाल कायम करेंगे। और ये भी कहा कि इन कैदियों द्वारा निर्मित उत्पाद को स्टॉल लगाकर बेचा जाएगा। पेशेवर कैदियों को सरकार की तरफ से कोई रियायत नहीं दी जाएगी। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है और बहुत प्रेरणा ली है। उसी आधार पे हम भी देखिए, मैं पहली बार जब कासगंज जेल में गया तो महिला कैदियों से मिला, तो एक 2 साल का बच्चा उनके साथ था जिसके शरीर पे कपड़े नहीं थे, कच्छा और बनियान थी दोनों। और माँ ने कहा कि बेटे नमस्ते कर लो। भावुक सीन था उस समय का। उस लड़के ने नमस्ते की और मैं नमस्ते ले नहीं पाया, तब तक पैर छूले लड़के ने। बड़ी दया आई और देख करके लगा कि ये बच्चों का क्या दोष है, वो आज जेल में है, इनका खेलने कूदने पढ़ने का समय है और वो जेल में है। इस तरह से मैंने एक सीन और देखा। लखनऊ में अपने ऑफिस से मैं सचिवालय से जा रहा था आवास, एक गाड़ी महिला कैदियों की, और वो जा रही थी पेशी से लौट रही थी। मैंने देखा कि महिलाओं के साथ बच्चियां भी थीं और जाली से बाहर झांक रही थी बाहर की दुनिया। मन में आया कि इन बेटियों का खेलने कूदने का समय है, वो बाहर की दुनिया जाली से झांक रही है। दूसरे दिन अपने विभाग की बैठक बुलाई और बैठक में कहा कि जितने बच्चे हैं, एक मिनट, जितने बच्चे हैं उन महिलाओं के साथ जो बच्चे हैं, हमने अपने विभाग की बैठक बुलाई कि उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, रहना सहना सब कैदियों से अलग व्यवस्था हो। माँओं के साथ खाली बैरक में बंद सोने के समय जाएंगे बच्चे, बाद बाकी उनके खेलने कूदने पढ़ने का समय रहेगा, जिससे उनकी मनोदशा पे जो बातचीत कैदियों में होती है उसका प्रभाव न पड़े। ये प्रयास हमारा शुरू हुआ। उसके बाद हमने देखा कि कई कैदी हमारे कई जेलों में प्रोडक्ट बनाते हैं। जब ये जानकारी मिले तो हमने माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा की कि हम कैदियों के बनाए हुए प्रोडक्ट को आम जनता तक ले जाना चाहते हैं, आपकी सहमति चाहिए। मुख्यमंत्री ने स्वयं सहमति दी और उन्होंने कहा कि एमई के साथ बैठ करके चर्चा करके हम बोल देंगे। और हमने दूसरे दिन एमई के साथ बैठ करके हमने तैयारी करी। एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जेलों को हम जोड़ रहे हैं, जहाँ जो जैसे कैदी बनाएंगे उनको हम मार्केट में लेकर के आएंगे, जनता के बीच लेकर के आएंगे कि कैदी भी हमारे वहाँ भी हमारी प्रतिमा छुपी पड़ी है। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। फिलहाल रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।